मैं नीताशा भाभी को विनती करता हूँ अपनी जगह पर 1 मिनट के लिए खड़े होंगे। सोम भैया के धर्मपत्नी जी जो कि प्रबोधक है। नीताशा भाभी का भी अहमदाबाद में शिविर हो चुका है और वो भी यूट्यूब पर उपलब्ध है। और इसी समय पर मैं मेरी पत्नी को भी खड़ा करने को कहूँगा ताकि आप लोग मिल के बात कर सके। सरिता और ये प्रेरणा प्रभाव वाला मेरा बेटा ईशित। 25 साल की यात्रा में एक बात ये समझ में आई कि पूरे एग्जिस्टेंस में देखेंगे तो कोई भी स्ट्रगल नहीं कर रहा है। हम मानव सबसे ज़्यादा सक्षम होते हुए भी सबसे ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। इसका एक ही मतलब है कि एक तो हमारे पास मैनुअल नहीं है। एक बहुत अच्छी बात कहना चाहता हूँ और हम सब ने इस बात को सुना है कि जिंदगी ये प्रकृति अपने आप में पूर्ण है। कितने लोगों ने सुना? हम सब ने सुना। और मानव इस प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ कृति है, ये भी सुना। ये प्रकृति अपने आप में पूर्ण है और मानव उसकी सर्वश्रेष्ठ कृति है और उसका ये हाल है। ये सुनने से कैसा लगता है? सोचने से कैसा लगता है? कहीं तो कुछ फंडामेंटली कोई चीज मिसिंग है। हमारी मेहनत में कमी नहीं है, हमारी प्रतिभा में कमी नहीं है, लेकिन कोई चीज फंडामेंटली मिसिंग है। क्या फंडामेंटली मिसिंग है? अक्सर ट्रेनिंग्स में 4 पार्ट में किसी बात को बोलते हैं। आप लोगों ने सुना होगा, आई नो what I know, I know what I do not know, I know what I need to know, and I do not know what I do not know. मुझको पता है कि मुझको क्या पता है, मुझको ये भी पता है कि मुझको क्या नहीं पता है, मुझको ये भी पता है कि मुझको क्या जानना है। और एक लाइन जोड़ देता हूँ, मुझको ये भी पता है कि मुझको क्या नहीं जानना है। सो फॉर एग्जाम्पल भी मेरे को खेती नहीं करनी है तो मेरे को खेती के बारे में सुनने की ज़रूरत नहीं है। हम यूट्यूब में वीडियोस देखते हैं तो वही देखते हैं जो इसमें हमारी रुचि रहती है। बहुत सारा नहीं भी देखते हैं। लेकिन एक सबसे बड़ा कॉलम या सबसे गहरा कॉलम ये है कि मुझको नहीं पता है कि मुझको क्या नहीं पता है। उसके बारे में क्या करूँगा? उसके बारे में मैं क्या कर सकता हूँ? क्या लगता है? कुछ नहीं कर सकते आप। जिस चीज का मुझको पता ही नहीं कि मुझको वो पता नहीं है तो उस बारे में मैं करूंगा क्या? मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ये दर्शन इस चौथे ब्लॉक में आता है। धीरे से इसको देखें। देखो ये सोचने की बात है ना कि हमारी प्रतिभा की कमी नहीं है। हम चांद तक पहुंच गए पर अपने घरों में अपनों के दिलों तक तो नहीं पहुंच पा रहे, अपने खुद के साथ तो नहीं जी पा रहे। तो ये दर्शन एक अद्भुत अनुसंधान हुआ जिसमें कि हमारी जिंदगी का मैनुअल हमको मिल गया। तो मैं कह रहा था कि ये प्रकृति अपने आप में पूर्ण है, मानव उसकी सर्वश्रेष्ठ कृति है। यदि मानव उसकी सर्वश्रेष्ठ कृति है तो मानव को कैसा होना चाहिए? ठीक, और गैप तो हमको दिख रहा है कि मानव को कैसा होना चाहिए। कोरोना काल में एक बार मैं घर में था और सोचने के लिए काफ़ी टाइम होता था, तो मैं नाश्ते की टेबल पे बैठा था और उन्हीं दिनों एक फिल्म मैंने देखी थी, वो गुड न्यूज़। और उन्हीं दिनों हमारे घर में बेटी आने की थी, बेटे को, है ना। तो मैं टेबल पे बैठा बैठा सोच रहा था कि यार जिंदगी में इतना स्ट्रगल क्यों है? सच्चाई को पाने का रास्ता इतना कठिन क्यों है? ये सच्चाई के लिए भी इतनी मेहनत करना पड़ता है, ऐसा क्यों है? तो धीरे से एक बढ़िया जवाब आया। जवाब ये आया कि जब घर में एक महिला प्रेग्नेंट होती है, घर की एक बहन बेटी प्रेग्नेंट होती है, तो उसके शरीर में कितने चेंजेस आते हैं? शरीर का शेप बदल जाता है। थोड़ा सा हमारा शरीर का शेप बदल जाए तो हम कितने कॉन्शियस रहते हैं? वो तो पूरा ही शरीर ही बदल जाता है। और फिर जो कुछ भी फिजिकल लेवल पे, इमोशनल, मेंटल लेवल पे चेंजेस आते हैं,
छोटा सा चोट लग जाए तो हम कितनी हाय हाय करते हैं, थोड़ा सर में दर्द हो जाए तो परेशान होते हैं। लेकिन इतने सारे चेंजेस आने के बाद भी ना तो घर में कोई परेशानी है, ना उस बहन को कोई परेशानी है। क्यों? क्यों? क्योंकि घर में एक नया मेहमान आने वाला है। तो हमको कोई शंका नहीं है कि घर में एक नया मेहमान आने वाला है। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हमारे पास एक मेंटर है डॉक्टर नाम का। ये तुरंत फ़ोन आया, प्रॉब्लम हुई, फ़ोन लगाया, डॉक्टर बोला कोई बात नहीं, इस समय में बीपी बढ़ता ही है, ऐसा होता ही है, आप चिंता नहीं करो, मन लगेगा तो आ जाना। तो हमको एक मेंटर भी साथ में है और हमको रिजल्ट का भी पता है। तो हमको रिजल्ट का पता है, हमको प्रक्रिया का पता है और एक मेंटर हमारे साथ है। आदमी की जिंदगी पे कौन सा फल लगता है? शरीर पे बच्चे रूपी फल लगता है। इसमें हमारा आपका ज़्यादा कोई योगदान नहीं है। मानव से बच्चे पैदा होना एक बायोलॉजिकल घटना है, उसमें हमारा आपका ज़्यादा कोई योगदान नहीं है। वो प्रकृति की घटना है, वो प्रकृति की महिमा है। तो शरीर पे बच्चा रूपी फल लगता है, तो मानव पे कौन सा फल लगता है? मानव को भी कोई फल लगता होगा कि नहीं लगता होगा? मानव पे क्या फल लगता है? मानव पे क्या फ्रूटिंग आती है? वात्सल्य का, ज्ञान का। तो मानव पे ज्ञान रूपी फल लगता है। देखो पुराने जमाने में, आजकल तो वैसा नहीं रह गया, पुराने जमाने में जिन महिलाओं को बच्चे पैदा नहीं होते थे उनको क्या बोलते थे? बांझ है, और वो गाली जैसा होता था। हम सबकी जिंदगी का खालीपन वो है कि हमारी जिंदगी पे ज्ञान रूपी फल नहीं लगा है। उम्र बढ़ने के साथ साथ भूतकाल की पीड़ा, वर्तमान से विरोध, भविष्य की चिंता बढ़ती हुई दिखाई देती है कि घटती हुई दिखाई देती है? तमाम सफलताओं के बावजूद यदि भूतकाल की पीड़ा, वर्तमान से विरोध, भविष्य की चिंता बढ़ती हुई दिखाई देती है, तो जिंदगी पे ज्ञान रूपी फल बढ़ता हुआ दिखाई देता है कि समस्या रूपी फल बढ़ता हुआ दिखाई देता है ना? कल अजय भाई के मित्र हैं, उनसे चर्चा हो रही थी। कुछ जवानी में ना हमको कोई चीज़ चाहिए होती है। किसी उम्र पे शादी हो गई, किसी उम्र पे जॉब लग गई, किसी उम्र पे मकान आ गया, किसी उम्र पे संसार में थोड़ी शोहरत देख ली। लेकिन किसी उम्र के बाद ये सब तरीके घिस जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि सारी जिंदगी क्या कमाया इसका पता 60 के बाद चलता है। 60 तक तो बहुत सारी हवाई भी चलती है। कभी जवानी का जलवा है, कभी धनोत्पद का जलवा है, दूसरों से आगे निकलने का जलवा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं संसार में जो हमको आकर्षित करती हैं, उनके प्रति हम आसक्त होते हैं, उनको फॉलो करते हैं, उनको पाने के लिए ज़िंदगी का लंबा समय लगाते हैं। कोई मोमेंट के बाद लगता है यार देख लिया, हो गया, व्हाट नेक्स्ट? तो मैं कहता हूँ कि 3 चीज़ें हमारे पास यदि हो जाए, क्या? हमको ज़िंदगी पे लगने वाले फल का पता हो, उसकी प्रक्रिया का पता हो, और एक मेंटर हमारे साथ हो। अभी की स्थिति कैसी है? फल का पता है? नहीं। प्रक्रिया का पता है? नहीं। मेंटर साथ है? नहीं। बताओ, हाहाकार नहीं होगा तो क्या होगा? जैसे अभी एक बच्चा घर में पैदा होता है तो कोई उसके पोषण के लिए तैयार है। एक माँ 24/7, एक फैमिली 24/7 उसकी सारी आवश्यकताओं को उसके पहले से, उसकी आवश्यकता पड़ने से पहले उसको अरेंज किए हुए है। तो एक बच्चा किसी परिवार में पैदा होता है तो बोलना, चलना, पढ़ना, लिखना आराम से सीखता है। क्योंकि वो सब कुछ पहले से उपलब्ध है। कोई मेंटर उपलब्ध है। उसकी जो लोग घर में हैं वो कोई हिंदी भाषा, कोई अंग्रेजी भाषा या गुजराती भाषा बोलते हैं। तो जो कुछ बच्चे को चाहिए वो परंपरा के रूप में उपलब्ध है। और जो हमारी जिंदगी की जरूरत है वो परंपरा के रूप में उपलब्ध नहीं है। इसलिए जब तक ये परंपरा के रूप में उपलब्ध नहीं हो जाएगा तब तक ये स्ट्रगल जारी रहेगी। तो इस धरती पे जागृति रूपी बच्चा डिलीवर होने वाला है। और डिलीवरी के दौरान क्या रहता है? प्रसव पीड़ा होती है। तो हम ये पूरी प्लेनेट, मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये पूरा प्लेनेट जागृति की प्रसव पीड़ा से गुजर रहा है। उस प्रसव पीड़ा को हम व्यक्तिगत जिंदगी में, अपनी जिंदगी में किसी अभाव के रूप में, किसी भय के रूप में,
है ना, संबंधों में खींचतान के रूप में, है ना, समाज में, देश में, युद्ध में, ग्लोबल में, वार्मिंग में, अनेक तरीकों से हम उसको देखते हैं। लेकिन कुल मिला के वो इस बात की सूचना मात्र है कि हमको वो जिंदगी का मैनुअल उपलब्ध नहीं है, कोई मेंटर उपलब्ध नहीं है, और ये धीरे धीरे इस दर्शन की खूबसूरती है कि वो उपलब्ध हो गया है। तो दोस्तों, 7 दिन आप, 7 दिन बाद आप वो नहीं रहने वाले हो जो आप इस क्षण हो। कितने लोग ऐसा चाहते हैं कि हो जाए तो अच्छा ही है? कितने लोग ऐसा चाहते हैं कि दिल से यार हो जाए तो अच्छा ही है? तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि ऐसा हो जाए। उसके लिए कुछ हमारी पूर्व तैयारी की आवश्यकता है। वो कोई सर्वे करते हैं ना, तो पहले वो 0 पॉइंट क्या बोलते हैं उसको, बेसलाइन सर्वे। तो पहले वो बेसलाइन सर्वे होता है। तो अपना अपना कॉपी पेन उठाइए और लिख डालिए आप क्यों जी रहे हैं, आप क्यों जिंदा हैं, मर क्यों नहीं जाते। मतलब क्वेश्चन ज़्यादा क्लियर हो जाए इसलिए बोल रहा हूं, मरने के लिए नहीं बोल रहा, क्वेश्चन पे क्लैरिटी आ जाए। आप क्यों जिंदा हैं? अब मेरे बिना बोले भी आपको वो सुनाई देगा। आप क्यों जिंदा हैं? सभी के पास कॉपी पेन होगा, और ये आपकी अपनी डायरी होती तो अच्छा होता। ये शिविर की डायरियां जिंदगी भर काम आती हैं। देखो, हम अपने फोटो एल्बम में संभाल के रखते हैं ना, मैं 5 साल का था तो कैसे दिखता था, मैं 2 साल का था मैं कैसे दिखता था। ये तो आपका शरीर दिखता है, आप कैसे दिखते हो? आप वही हो जो आपके विचार दिखते हैं। ये सारी डायरियां आपको बताती हैं। आज जब मैं अपनी 98 के शिविर की, पहले शिविर की, 97 दिसंबर के पहले शिविर की डायरी उठा के देखता हूँ, तो मुझको पता चलता है कि उस समय मेरी मनस्थिति कैसी थी, उस समय मैं क्या सोचता था, मेरी प्रायोरिटीज़ क्या थी, मेरी समस्याएं क्या थी। तो इतने सालों में मुझको पता चलता है कि मैं कैसे आगे बढ़ा हूँ। अभी हम जिंदगी में अपनी ग्रोथ को फिजिकल ग्रोथ के रूप में देखते हैं, कार का साइज बढ़ा, मकान का साइज बढ़ा, टर्नओवर बढ़ा, लेकिन अपनी ज़िंदगी लॉस में चली गई तो ये घाटे का सौदा है। मेरी ज़िंदगी की ग्रोथ के पैरामीटर्स क्या होंगे और मेरी ज़िंदगी आगे बढ़ी है, इसको मैं कैसे इवेल्युएट कर पाऊँ। तो सही अर्थों में बहुत शानदार क्वेश्चन है कि मैं क्यों जिंदा हूँ। कमल मंगल जी को नमस्कार। हाँ जी, लिख डालिए। इसमें कुछ भी बना के नहीं लिखना है, अच्छा आंसर नहीं लिखना है, सही आंसर नहीं लिखना है, जो आप महसूस करते हैं बस वैसा लिखना है। आपको लगता है कि ये क्वेश्चन ही गलत है तो लिख दीजिए ये क्वेश्चन ही गलत है। ऐसा कोई क्वेश्चन होता ही नहीं, है ना। जैसा आपको फील होता है वैसा ही लिख दीजिए, है ना। बस केवल लिख दीजिए कि, तो मैं मान लूं कि आपने लिख लिया। कितने लोगों ने लिख लिया? कितने लोग भी और लिखना चाहते हैं? लिखिए, 5 मिनट लिखिए, कोई बात नहीं। हमारी जिंदगी का सबसे शानदार क्वेश्चन है। इसका आंसर नहीं है तो जिंदगी अभी शुरू नहीं हुई। और जो भी आपने लिखा उसको बार बार अपने मन में पढ़ के देखें आपको कैसा लग रहा है। जिन्होंने लिख लिया हो वो पढ़ के देखें कि उनको कैसा लग रहा है, उसको पढ़ने से कैसा लग रहा है। तृप्ति आ रही, हाँ यही तो है, पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा है, कई लोग को लिखने में अच्छा ही नहीं लग रहा है, सोचने में भी बेचैनी हो रही है, ऐसा भी होगा। ऐसा क्वेश्चन है कि हर दिन सुबह उठ के अपने आप से पूछ सकते हैं कि मैं क्यों जी रहा हूँ। दिन में भी कई बार पूछ सकते हैं। हाँ जी, माइक हमारे बीच में 2 है, पीछे एक माइक है, इधर है पीछे वाला माइक, पीछे एक माइक किसी को दे दीजिए। जी चलिए, हो गया। अब चलिए, अब दूसरा लिख दीजिए कि आप शिविर में क्या अपेक्षा लेके आए, आप शिविर में क्यों आए।
7 दिन बाद इन दोनों क्वेश्चन को पलट के देखेंगे क्या निकला, शिविर सफल हुआ नहीं हुआ, इसको कैसे माना गया। आप शिविर में क्या अपेक्षाएं लेके आए हैं? तो एक दो रिस्पॉन्स आ जाएं। जब आपसे ये कहा गया कि आप क्यों जिंदा हैं, क्यों जी रहे हैं, तो आपके मन में क्या क्या आया? जो पहली बार, कितने लोग हैं जो पहली बार शिविर कर रहे हैं? बहुत बढ़िया। कितने लोग हैं जो पहले 5 शिविर कर चुके हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बढ़िया, हमारे पास बहुत बढ़िया टीम है और हम बिल्कुल बहुत अच्छा रिजल्ट डिलीवर कर पाए। चलिए एक दो लोग शेयरिंग करेंगे जी। चलो पहली बार शिविर कर रहे हैं उनसे बात हो रही है। और कितने लोग शिविर में आए हैं और कितने लाए गए? लाए गए वाले हाथ उठाओ। लाए गए। देखो कम से कम आप इस बात की खुशी मना सकते हो कि किसी को आपके दुख की चिंता है। मैं तो अपने दुख के सोर्स को ही लेके आया। कल शाम तक आप आए गए हो जाएगा। कल शाम तक आपका प्रमोशन हो जाएगा। 2 सेकंड और पूछ लो। चूँकि हमारे गुजरात के भाई लोग शिविर को ऑर्गेनाइज किए हैं तो मैं पहले पूछ सकता हूँ कि कितने लोग यहाँ गुजरात से? अच्छा, बड़ी संख्या गुजरात से। कितने लोग महाराष्ट्र हैं, क्योंकि हम महाराष्ट्र की जमीन में बैठे हैं? सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र ही है। इसके अलावा और राज्यों से कुछ लोग हैं। ठीक है, जब भी आप अपनी बात, देखो इतने सारे लोगों में सबका परिचय किया जाए ये संभव नहीं है, लेकिन जब भी आप अपनी कोई बात शेयर करेंगे तो आप बोलने के पहले आपका परिचय करते रहेंगे। तो इस बहाने कुछ लोगों से परिचय हो जाएगा, कुछ लोगों को गोष्ठी में परिचय होगा और 7 दिन हमारे पास है। बोलिए। मेरा नाम धनश्री दवे है और मैं गुजरात से हूँ। तो प्रश्न ये था कि वाई यू आर अलाइव एंड वाई आरंट यू डेड? हाँ, मैंने ऐसा, मेरा आशय नहीं था। क्यों जी रहे हो? हाँ, तो मैं इसलिए जीती हूँ कि मैं चीज़ जो भी करूँ वो मुझे खुशी दे चीज़ें, जो भी करूँ वो मुझे खुशी दे चीज़ें, और दुनिया देखूँ मैं और पैसे बनाऊँ, और जिनसे मैं प्यार करती हूँ और जो लोग मुझे प्यार करते हैं उनके साथ रहूँ। आप तो पैसे से प्यार करते हैं। सब बढ़िया। कितने लोगों को ऐसा लगा कि क्वेश्चन ही गलत है? 1 2 3 4। देखिए 4 लोग ऐसे हैं जिनको लगता है ये क्वेश्चन ही गलत है। हम तो 7 दिन ऐसे भी बात करेंगे। हो सकता है कल दोपहर शाम तक आपको भी लगने लगे क्वेश्चन भी ठीक। कितने लोगों को ये क्वेश्चन सुनने से थोड़ा अनईजी महसूस हुआ? मतलब कितने लोगों को ये लगा कि क्वेश्चन तो ठीक है लेकिन इसका मेरे पास कोई आंसर नहीं? गुड। कितने लोगों ने ये क्वेश्चन को स्कूल टाइम में भी कभी सोचा है?
कितने लोगों ने अभी तक की आपकी जिंदगी में सबसे प्रायोरिटी से इस क्वेश्चन को फॉलो किया है और उसका आंसर पाने की कोशिश भी की है? गुड। ऐसे लोगों के दर्शन करना ही पुण्य का काम। मैं सीरियसली बोल रहा हूं। देखो, शिविर का एक बड़ा फायदा ये है कि देखो, तीर्थ की परिभाषा हमारे यहाँ दी गई है, मनः तार्यते इति तीर्थ। जहां जाने से हमारा मन तर जाए। तर जाए का मतलब है कि अभी हमारा मन शरीर के साथ जुड़ा हुआ है, संसार देख लूं, पैसा कमा लूं, तो कुल मिला के हमारा मन शरीर के साथ जुड़ा हुआ है और शरीर से आगे जाता नहीं, क्योंकि मन ही शरीर को चलाता है, ये सच्चाई। लेकिन फाइनली हम विचार पूर्वक ही जीते। तो जब तक मन विचार को समर्पित नहीं होगा, किसी सच्चाई को समझने के लिए नहीं झुकेगा, तब तक हमारे को जिंदगी में कुछ समझ में नहीं आएगा, खाना पीना ही चलता रहेगा। लेकिन मन तर जाए का मतलब है कि मन का ध्यान शरीर से हटके ज्ञान की तरफ चला जाए, किसी सच्चाई को समझने की तरफ चला जाए, जिंदगी को समझने की तरफ चला जाए, और जिंदगी समझ में आ जाए तो तर जाए। तो ऐसे तमाम लोगों से मिलने का शिविर एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, जहां हमको चुन के ऐसे लोगों से मुलाकात होती है जो ऐसी ही किसी जर्नी को परसू कर रहे होते हैं। अब शराब की तलाश वाला तो यहाँ आएगा नहीं, और चीज की तलाश वाला भी नहीं आएगा। तो शिविर का मतलब है कि हमको ऐसे लोगों से मिलने का अवसर मिलता है जो वाकई में एक लेवल पहले ही आगे है। जनरल यदि समाज की बात करेंगे तो ये एक वो वर्ग होता है जो पहले ही कुछ आगे है और पहले ही कुछ आगे की बात सोच रहा है। तो मैं दिल से इस बात को कहना चाहता हूं, और आदमी के लिए आदमी से मिलने से बड़ा कोई चीज नहीं है। आदमी के लिए आदमी से मिल पाए, और आदमी से मिल पाए का मतलब खुद से मिल पाए, इससे बड़ी कोई जगह नहीं है। कोई भी हमको खुशी मिलती है, उसको शेयर करने के लिए कोई आदमी ही चाहिए होता है। तो इसलिए मैं इसको पूरी ईमानदारी के साथ कह रहा हूं, तो ये मेरा सौभाग्य है ना। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि आप जैसे लोगों के साथ 7 दिन बिताने का मौका मिलेगा, और शिविर में ऐसे तमाम लोग आते हैं जिनसे हमको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। क्योंकि जब आप किसी मोड़ पे, किसी पॉइंट पे अपनी ज़िंदगी शेयर करते हैं, उसमें से कुछ ऐसा शेयर करते हैं जिससे हमको भी और बेहतर जीने की प्रेरणा मिलती है। चलिए, हाँ जी, 1-2 लोग और शेयर करते हैं। हाँ जी, जो लोग पहली बार शिविर कर रहे हैं वो लोग शेयर करते हैं। बोलिए बोलिए। नमस्ते, मैं अनीता सरैया, दाहोद गुजरात से। मुझे मेरा बेटा मिहिर लेके आया है, वो बोले मम्मी का आना है। मैं इसलिए जी रही हूँ, मेरे को अपने को जीवन की, खुद के जीवन को मेरे कुछ उपलब्धि रूप मुझे चाहिए और देखना है, उसके लिए मैं जी रही हूँ, उसके लिए मेरा प्रयास है। तो क्या प्रयास करना चाहिए, उसी के लिए मैं ये शिविर। क्या उपलब्धि पाना चाहते हो? सच्चा सुख, वो कैसा जो होता है? अखंड हो, मतलब हर क्षण बदलता ना रहे, जो निरंतर है सुख, उस सुख की चाह में तो आप पहली बार आई हो? जी। आपकी भाषा में तो पहली बार का लक्षण नहीं है। घर में प्रबोधक बन जाते हैं। अपने मोहल्ले में कितने लोग दिखाई देते हैं जिनके पास सच्चा सुख है? वो तो सबका अपना अलग अलग रहता है ना। ऐसे, लेकिन फिर भी हमको तलाश है। जी जी, फिर भी हमको तलाश है। जी, हाँ जी, 1-2 लोग और नमस्ते। पीछे। सभी को नमस्कार, मैं जयपुर राजस्थान से, मेरा नाम है श्रेया। तो जो भाव है कि क्यों जी रहे हैं कि हमें जो भी गिफ्ट्स मिली हैं इंटरनली, उनको हम सबके साथ में यूटिलाइज कर पाएँ और आसपास जो है उनके लिए लाइफ बेहतर बना पाएँ। और वैसे ही मेरा सेकेंड शिविर, लेकिन परिचय शिविर फर्स्ट है, तो ज़्यादा क्लैरिटी लाने के लिए अटेंड किया। बिल्कुल, देखिए, मेरे को तो लगता है कि परिचय शिविर कभी पुराना होता ही नहीं है ना? सुनने वाला पुराना हो जाता है। जब मेरे लिए पुराना नहीं हुआ 25 साल में, तो आपके लिए कैसे हो सकता है? क्योंकि जब हम शब्दों के साथ जी रहे होते हैं तो हमको लगता है शब्द तो सुना हुआ है, लेकिन जब उसके मीनिंग में झांकते हैं, तो आज भी जब मैं लौट के इस बात को देखता हूँ कि मैं क्यों जी रहा हूँ, तो मेरे लिए उतना ही लाइव होता है जितना हर क्षण होता है। ये कभी पुराना नहीं होता है ना। तो जिंदगी कभी पुरानी नहीं होती है, भाव कभी पुराना नहीं होता है, इसलिए ज्ञान कभी पुराना नहीं होता है। ये उतना ही उत्सव, उतना ही खुशी देने वाला हर क्षण बना ही रहता है, उसका नयापन कभी लूज नहीं होता है।
नयापन लूज होता है तो वो शब्द हैं, नयापन लूज होता है तो फिजिकल चीजें हैं, है ना। तो इस अर्थ में मैं कहूँगा कि शिविर कभी पुराना नहीं होता है, क्योंकि जो कुछ कहा जा रहा है उसमें मैं कहाँ खड़ा हूँ, जैसे आप इस बात पे निगाह रखते हो तो आपको पता चलता है कि हमेशा आगे बढ़ने के लिए आपके लिए रास्ता दिखाई देता है। गुड, थैंक यू। शिवराम भाई का स्वागत है, गौरी बहन का भी स्वागत है। ये शिविर बहुत शानदार है इस सेंस में कि हमारे बीच में अजय भाई मौजूद हैं। अजय भाई आईआईटी दिल्ली के पास आउट, और लगभग मेरे को लगता है कि कब का 80 नहीं इंजीनियरिंग 92 पास आउट। और ये उस समय आदरणीय नागराज जी के संपर्क में आए जब आदरणीय नागराज जी आईआईटी दिल्ली पहुंचे किसी संयोग में। तो अजय भाई फुल टाइम, ये कुछ लोग यहाँ ऐसे मौजूद हैं जो फुल टाइम केवल यही काम करते हैं, जिंदगी को इस पर टॉप प्रायोरिटी पे रखे हुए हैं और अपना पूरा का पूरा तन मन धन सपरिवार इसी बात को समझने, जिन्हें समझाने के अर्थ में लगाए हुए हैं। और इस बात का मतलब ये नहीं है कि फिर हमने घर छोड़ दिया, कि पैसा छोड़ दिया, कि मकान छोड़ दिया, बल्कि जब हम सामान्य भाषा में कहते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कहते हैं हम चाहते हैं क्या, हम कुछ पाने के लिए कुछ खोना चाहते हैं कि हम सब कुछ एक साथ पाना चाहते हैं? हम सब कुछ एक साथ पाना चाहते हैं, और ये संभव है क्योंकि प्रकृति अपने आप में पूर्ण है। तो ये प्रकृति अपने आप में पूर्ण है, इसका जलवा धीरे धीरे हम बोर्ड पे देखेंगे। बढ़िया, थैंक यू। हाँ जी, हो गया? और कोई किसी का मन है? हाँ जी, मुझे शेयर कीजिए। गुजराती में चलेगा कि हिंदी में? चाल से। ओके, मेरा नाम संगीता संगानी है। अगर वो हिंदी में बोलेंगे तो हम लोग भी समझ पाएंगे। हाँ, वैसे आप हिंदी में बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। मैं बोरीवली में रहती हूँ, नेशनल पार्क के पास। पहला जो क्वेश्चन था कि क्यों जी रहे हैं, तो मुझको जीने की चाह है कि क्योंकि फैमिली के साथ प्यार से रहना है। दूसरा, दुनिया में जो प्राप्त मनोरंजन जो भी वस्तुएं हैं वो भी उसका भी लाभ लेना है। फिर हम लोग जो इंसान है तो इंसान की जो इंसानियत है उसको भी व्यक्त करना है। और जीवन दरमियान दुनिया में जो भी ज्ञान है उसको प्राप्त करके उसका अनुकरण भी करना है। फिर संगीत में बहुत रुचि है तो उसमें तन्मय होके रहना है। फिर लिखने का भी शौक है तो देखो तो उसको भी फिर व्यक्त करना है और बहुत लोगों को अपने विचार बताने हैं। फिर शिविर से क्या अपेक्षा है, तो जीवन में जो भी मुसीबतें आ रही है उनको साहजिकता से कैसे उसका सामना किया जाए, वो एक प्रश्न है। और सुख और संतोष निरंतर, जैसे इन्होंने कहा, कैसे प्राप्त करें जी। समाज के जो बंधन है एक तरह से वो अच्छे हैं अपने लिए, पर कई बार हमारे विकास को रूंध डालते हैं या हिंड्रेंस रहती है उसमें, तो उसको तोड़ने की हिम्मत कहाँ से लानी? क्या तोड़ना चाहते हैं? नहीं मीन्स कई बार है ना, हमको आगे बढ़ना है लेकिन समाज के बंधन बहुत हिंड्रेंस लाते हैं, तो वो तोड़ने ये की बंधन तो 25-30 साल की एज में आया करते हैं, अभी आपको कैसे आए? हिम्मत कहाँ से लानी है और उसको उसमें आगे कैसे बढ़ना है? चलिए बढ़ते हैं। अभी थोड़ा सा फोकस इधर करते हैं कि आप शिविर में क्यों आए, है ना? 2-4 लोग ऐसा शेयर करते हैं। हाँ जी, माइक आगे दीजिए, पीछे दीजिए। Why I am alive? हम लोग जिंदा क्यों हैं? तो मेरे जिंदगी का 3 लक्ष्य है। पहला तो हमारी सोशल जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और दूसरा है नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और तीसरा है हमारी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी। तीसरा फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग इस उम्र में पहुँच गए हैं, वो तो पूरा हो चुकी है, लेकिन उसमें थोड़ा सा यह है कि अभी मैं थोड़ा सा आदेश से रिलेटेड हूँ। तो एक हमारे यहाँ प्रोजेक्ट होता है कुटुंब प्रबोधन। थोड़ा माइक नीचे कर लीजिए। हाँ, कुटुंब प्रबोधन होता है। कुटुंब प्रबोधन, हाँ, उसमें पूरी फैमिली को अपने को ज्वाइंट रखना है। हाँ। एक पहले वो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
दूसरी है आपका नेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी। हमारे लिए सिद्धांत है कि परम वै भवन ने तुम्हें तत्व समर्था भवत्वा शिशादे विषम, तो उसको देना है अपनी पूरी जितना भी हो सकता है, एक ब्लड भी है उसमें देश के लिए देना है। थोड़ा हिंदी में बताओ ना क्या बोले। परम भवन जो कुछ जितना हो सकता है वो देश के लिए देना है, देश के लिए। हाँ जितना हो सकता है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग आरएसएस से रिलेटेड हैं, जनरली हम ग्राम विकास और एनवायरनमेंट का काम देखते हैं, बहुत वो अभी भी चल रहा है और यही मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और क्या है। दूसरा भी क्वेश्चन आपको बता दूं। बिल्कुल। ये आपका व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन, आपका एक्सपेक्टेशन क्या है? तो हमारा एक्सपेक्टेशन है कि हम कुछ यहाँ से क्या सीख के जाते हैं, क्या कर और अच्छा कर सकते हैं इसके लिए। जी आप किसके माध्यम से आए? हमारे यहाँ हमारे गुरुदेव जी हैं, अच्छा ये हाँ कल कर चुके हैं। आगे जी 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 जी। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि यही लाए हैं, हाँ देखिए नया क्या सीखने को मिलता है और देखते हैं। थैंक यू जी। मैं सूरत गुजरात से हूँ और मैं जब सर ने पहले क्वेश्चन पूछा था तो मुझे टीनेज से ऐसा था कि सराउंडिंग सोशल लाइफ लिविंग बराबर नहीं है, तो सही क्या है वो पता नहीं था। फैमिलीज़ में सोसाइटी में मैं देखता था तो आई एम नॉट कंफर्टेबल। सो एक अंदर चाह थी कि क्या सही है वो समझना है, ढूंढना है। टीनेज से जब मैं 8th 9th में 10th में था तब से तो फिर मैं पढ़ता था, जैसे सुरेश भाई ने कहा ये कर लो वो कर लो, योगा ध्यान, यहाँ जाओ आध्यात्म में देखो, बहुत कुछ किया। थोड़ा 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 सब डॉट कनेक्ट हुआ, समझ में आया, ऐसा स्टार्ट किया। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में मिली, फैमिली से, फ्रेंड्स से, सोसाइटी से। फिर भी ऐसा लगा कि बेस चलना है, मतलब मान लिया करना ऐसा नहीं है। फिर विपश्यना की। फिर 3 साल पहले सूरत में फर्स्ट टाइम सर का 3 दिन का इंट्रोडक्शन था, तो मैं कनाडा था, तो मैंने फैमिलीज़ को बताया, सिस्टर ब्रदर को, आप अटेंड करो। और फिर मुझे लाइट हुई कि नागराज जी का फोटो है, सर का है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ होगी। तो यूट्यूब में देखा तो सर के वीडियोस देखे, फिर सुरेश भाई का 3-4 दिन का शिविर देखा बम्बई में जो पटेल समाज में उन्होंने किया था। तो फिर मैं और मेरी वाइफ ने 3-4 दिन का सेशन किया घर पे बैठ के कनाडा, और मुझे तब से था कि ये सही करना है। मेरे चिल्ड्रन को भी बताया कि लाइफ में अगर सही कुछ सीखना है तो ये वेबसाइट है जीवन विद्या की, और आप लोग ज़रूर से ये करो। अगर आपको इंग्लिश में करना है तो ऐसे करो। और मैं खुद भी एक विलिंगनेस में था, और मैं 1 महीने के लिए आया था कनाडा से। तो परसों मेरे को टाइम मिला कि अभी जाने में 3 वीक है, तो देख लूँ शिविर के लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा। तो आज बम्बई में थी, तो मैं और मेरे ब्रदर इन लॉ 2 हैं, हमने सुबह डिसाइड किया कल, और कल निकल गए। और मैं शिविर से ये अपेक्षा रखता था, या तो रखता हूँ, कि लाइफ में जो ढूंढते हैं और समझ में नहीं आ रहा है, तो सर के बहुत सारे वीडियोस देखे थे, सुरेश भाई के भी देखे थे, तो लगा कि नहीं, जो नहीं आगे लॉजिक में क्लियरिटी है वो इनकी बातों से सरल हो जाता है कि भाई ये आधार बना ले, ये जो है वो मान्यता है, ये आधार के हिसाब से मैं अगर लाइफ में डील करूँगा या लाइफ को समझूंगा या डिसीजन लूँगा तो सिंपलीफिकेशन हो जाएगा। तो मेरी अपेक्षा ये थी कि जीवन सरल हो जाए और हमारे आसपास फैमिलीज वगैरह जो है उनको भी इस मोड़ में ला सके। तो मैं ये अपेक्षा चाह रहा हूँ कि जीवन को सही तरीके से, जो कुदरत के नियम आप बताते हैं वीडियोस में, तो वो क्या है वो पता नहीं है। और हर पल एवरी मोमेंट कुछ ना कुछ ऐसा आता है हमारे मन में भी और सराउंडिंग सिचुएशन में भी कि हमारे लिए चैलेंज होती है, और वो सही रास्ते से कैसे हम उनके साथ गुजर जाए। और जो हमारे साथ है वो भी बहुत स्ट्रेस में है। पहले लगता था कि लोग ऐसा मुझे कर रहे हैं, थोड़े साल पहले, थोड़े साल से ऐसा लग रहा है कि नहीं, वो भी दुखी है, उनको भी समझ में नहीं आ रहा है, मैं भी समझा नहीं पा रहा हूँ, मतलब हम सब अधूरे हैं।
तो मेरी अपेक्षा ये है कि ये समझ लें और प्रैक्टिस करें ओवर टाइम, बहुत बढ़िया। तो लाइफ में और इजी हो जाएगा। जो आपके बहुत स्टार्टिंग वाले सिचुएशन आपने वीडियोस में बताई थी, सुरेश भाई ने बताई थी, तो वो सब भी मैं फील कर रहा हूँ बहुत सालों से। तो मेरी अपेक्षा ऐसी है कि मुझे सरल मिल जाए, सरलता हो जाए। थैंक यू। सवाल ये है कि मैं या कोई भी जिंदा क्यों है? हाँ। ये एक कुदरत का डिजाइन है, नैसर्गिक डिजाइन है कि हम जिंदा हैं। हाँ, तो अगर ये भी सवाल खड़ा होता है, ये डिजाइन को बनाने वाला किधर रहता है? हाँ, ये डिजाइन का बनाने वाला हमारे अंदर भी है, हमारे बाहर भी है, पर सवाल ये है कि हम उस खोज में पड़े ही क्यों। मैं इस बात को ही रख सकूंगा कि आपने बेस लाइन की बात की, तो एक 16 साल का, 14 साल का, 15 साल का बच्चा है जो भरपूर एनर्जी से भरा है, फिजिकल एनर्जी, मेंटल एनर्जी, उसके चोट लगती है रोता है, दुख आता है तो रोता है, और 5 मिनट में ठीक हो जाता है। उसको किसी थॉट प्रोसेस की जरूरत ही नहीं। इसको भगवान कृष्ण ने एक शब्द दिया है तितिक्षा, यानी विचारहीनता नहीं, विचार शून्यता। वो विचार शून्यता एक पर्टिकुलर एज तक रहती है। उसके बाद जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमारे कंप्यूटर की भाषा में कहें तो एक एंटी वायरस आने लग जाते हैं, तब हमें थॉटफुल होना पड़ता है। थॉटफुल होना भी हेल्दी नहीं है मेरा मानना, जरूर से ज्यादा। अगर हमें ये लग रहा है कि कुछ जरूरत कितनी है, कैसे पहचानेंगे? मैं उसी का आप नहीं, ये वैसे मैं ये शिविर आपका है, मैं नहीं करना चाह रहा, मैं तो बेस लाइन आपने कहा, तो बेस लाइन एक 16 साल के बच्चे को अगर हम बेस लाइन बनाएं, 16 साल के क्यों माना जाए? वही कहने का समझिए 16 जो ऊर्जा से भरपूर है, तो उसके सामने ये सवाल आते ही नहीं। अगर हमें कहीं कुछ थॉटफुल होना है तो मॉडर्न साइकेट्री की हेल्प से, अपनी अच्छी हेल्प से, योगा से अपने शारीरिक और मानसिक संतुलन और ताकत इतनी बनाएं कि हम एक्सट्रोवर्ट होके जी। इसके बारे में तो ये सवाल आपसे है, आपका शिक्षा। हाँ, जिम्मेदारी तो मेरी। बीच में मेरी तरफ आ गया। आपको मेरा जो आपने पहले क्वेश्चन पूछा था कि हम जिंदा क्यों हैं, तो मुझे लगता है ये रॉन्ग क्वेश्चन है। बेसिकली जैसे आर्मी है तो उसको पता है कि उनको क्या करना है, और काफ़ी जैसे आप गुरु हैं तो आपको पता है कि आपको क्या करना है। तो इंसान के पास एक गुरु होना चाहिए जो उसको राइट डायरेक्शन दे, उसको क्या करना है, तो वो इंसान के पास होना चाहिए आई थिंक। तो वो उपलब्ध भी होगा, और आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं है तो गुरु क्या कर रहा है? नहीं, क्वेश्चंस तो लाइफ से रिलेटेड बहुत सारे। आपको लगता है कि ये क्वेश्चन ही नहीं है, तो फिर आपको गुरु की जरूरत ही कहाँ? वैसे नहीं, मतलब पर्पस, एक तो लाइफ में जिंदा और एक पर्पस होता है कि मतलब। अच्छा, मैं क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछ सकता हूँ कि आपका जिंदगी का पर्पस क्या है? हाँ, तो अभी थोड़ा सुनने से सम्मानजनक लग रहा है। हाँ, मैं पूछ रहा हूँ कि आप जिंदा क्यों हैं, तो आपको ठीक नहीं लग रहा? नहीं ऐसा नहीं है, बट बेसिकली जिंदा तो मतलब देखो, अगर हम लोग लाइफ में आए हैं तो कुछ तो करना है। कुछ तो करना है, मतलब बेरोजगारी का एक काम है। कुछ तो आए हैं तो कुछ तो कर लो, बोर हो रहे हैं, कुछ तो कर लो। नहीं, क्योंकि बेसिकली अभी जैसे आर्मी बंदा जब आता है लाइफ में तो आर्मी भी ज्वाइन करता है, राइट? तो अब उसको एक पर्पस मिल गया है। ओहो, आपको पता उसको मिल गया? क्योंकि उसको पता है कि उसको बॉर्डर पे उसको देश की रक्षा करनी है, लाइक दैट। और सेकंड एक्चुअली के मतलब यहाँ पे क्यों आया, तो मेरा वही है जैसे कि एक राइट डायरेक्शन चाहिए, जो बोलते हैं कि डिसिप्लिन चाहिए लाइफ में। तो मेरा पर्पस यहाँ पे आने का एक्चुअली ये है ऐसा। चलो देखते हैं। हाँ जी, लास्ट। हाँ जी, पहला सवाल, मैं जिंदा क्यों हूँ? आप क्या करते हैं? मैं पैसे से डॉक्टर हूँ। हाँ, याद आ रहा। हम मिले सर। मिले जी। बहुत साल से ये सवाल तो हम सबको आता ही है कहीं ना कहीं। मैं ये मानता हूँ कि प्रकृति कुछ हमारे से डिमांड रखती है। एवरीबडी इज हैविंग देयर सम रोल। मेरा भी कुछ रोल है, मुझे कुछ करना है। वो क्या करना है वो मुझे नहीं पता। ये तो प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम। जब इतना काम किया, जब रोल डिसाइड किया तो तुम्हें बता भी देता। हाँ, तो जब ये मैकेनिज्म इतना इंटेलिजेंट है,
भैया जब इतना रोल डिसाइड किया था, इतनी बड़ी कायनात बनाई, तो थोड़ा सा और कर देता, मैं बता देता ये रोल। तो वही क्वेश्चन में सारा घुमा पूरा है। और दूसरा कि आपने जो पूछा था कि इस शिविर से क्या अपेक्षा रखते हैं, सबसे बड़ी अपेक्षा, मैं डॉक्टर हूँ तो पहली चीज तो मैं खुद से जुड़ने की अपेक्षा रखता हूँ। बहुत बढ़िया, आप बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। ऐसे डॉक्टर के दर्शन करना भी पुण्य है। नहीं, चीज ये है कि हमारे मतलब इतने एक्सटर्नल फोर्सेस रहते हैं, बिल्कुल, तो दैट शेक्स अस, तो पहले खुद से जुड़ जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये बड़ी अपेक्षा। जोरदार तालियां इनके लिए। देखिए, आज हम सभी समाज में रहते हैं, कोई डॉक्टर का विशेष का मामला नहीं है। हम सभी अपने अपने प्रोफेशन में, डॉक्टर एक ऐसा व्यक्ति है जो 10th के बाद गर्दन उठा के देख ही नहीं पाता है जिंदगी भर। 10th तक के बाद जो बुक्स में घुसा, उसके बाद नर्सिंग होम में घुसा, उसके बाद वो बेचारा उस समाज से उसका कनेक्ट ही टूट जाता है। और वाकई में मेरे को लगता है सब एजुकेशन में सबसे ज़्यादा मेहनत मेडिकल लाइन में लोग करते हैं, एज ए स्टूडेंट, फिर एज ए प्रोफेशन। जी, तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा ग्रुप है। ग्रुप के लिए जोरदार तालियां। हाँ जी, और किसी कुछ कहना है? कोई नहीं, बोलिए। एक दो लोग और बोल दीजिए, तो पीछे एक बहन को दीजिए। मेरा नाम चैताली टाक है। मैं भी प्रोफेशन से डॉक्टर हूँ, मैं डर्मेटोलॉजिस्ट। सर, इस शिविर से मुझे क्या एक्सपेक्टेशन है टू लाइक चेंज माय व्यू। मुझे अपना दृष्टिकोण बदलना है। क्यों बदलना है? सब बेसिकली ऐसा है कि मुझे परफेक्शन ज़्यादा चाहिए। सो वो परफेक्शन मैं सब में एक्सपेक्ट करती हूँ, मेरे स्टाफ में, मेरे परिवार में, मेरे संबंधियों में, सब में। सब उस परफेक्शन से कई बार थोड़ा थोड़ा फ्रिक्शन हो जाता है। सो आई वॉन्ट टू लाइक गेट अ बिट रिलैक्स इन हैंडलिंग द थिंग्स, जो मेरे पेरेंटिंग में भी हेल्प करेगा मुझे। मेरे बच्चे के साथ थोड़ा लाइटली हम हो सकते हैं। So that is what my very basic need from the Shibir. I want to change my view. I want to get a bit relaxed in handling the things. Yeah. बढ़िया। कितने लोग शिविर में विद फैमिली हैं? आप विद फैमिली कितने लोग? बहुत बढ़िया, सभी के लिए जोरदार तालियां। देखिए, पूरी वर्कशॉप ऐसी है, ये विद फैमिली होने से काफ़ी। देखो, आपको पता है, हस्बैंड समझ में जाएगा, समझ के भी जाएगा, तो घर में जाके क्या वाइफ को समझा पाएगा? नहीं, ऐसा होता ही नहीं। और वाइफ समझ के जाएगी तो वापस के हस्बैंड को समझा पाएगी, और बेचारे बच्चे बीच में पिसेंगे। आइए, तो चलिए बात शुरू करें। हाँ जी, आप बोलो। मेरा नाम हरिराम गुप्ता है, मैं दिल्ली से हूँ। पहला प्रश्न है कि हम क्यों जी रहे हैं? हम इसलिए जी रहे हैं, मेरी समझ में, कि स्थायी सुख शांति प्राप्त कीजिए। हमारे जीवन के अंदर सुख भी आते हैं, दुख भी आते हैं, संकट है, समस्याएं हैं, सब आती हैं। हमने डटकर मुकाबला करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हम जो है इंद्रियों के और मन के गुलाम हैं। हमने जो होना ये चाहिए कि मन बुद्धि के अनुसार चले, इंद्रियां मन के अनुसार चले, लेकिन वो उल्टा गया है। इंद्रियां भटकाती हैं, मन उसके पीछे दौड़ता है, तो बुद्धि भी अक्सर उसके पीछे दौड़ती है। मन के अंदर बहुत कचरा, गंदगी भरी हुई है, उसकी निकालने का हमें उपाय सोचना चाहिए। उपाय है तो लंबा है, लेकिन जैसे जैसे हमारा मन शुद्ध होता चला जाएगा, तो वो मन जो है बुद्धि के अनुसार चलेगा, और जो है फिर इंद्रिया भी उसके अनुसार चलेगी। तो इससे हमारे मन में शांति आती चली जाएगी। जब जब शांति आती जाएगी, हमें ये लगेगा कि हम संसार में आए हैं। अभी बताया गया है कि मनुष्य प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ प्रीति है, तो इसका कोई मकसद है, उद्देश्य है जी। ये है कि हमने दूसरों के जीने के लिए, पीछे मैंने सुना था, सोनिया भाई जी की टीवी पर सुना था
कि हम प्रकृति से लेते बहुत कुछ है, देना हम नहीं चाहते हैं। सुख मिलेगा देने से मिलेगा, लेने से सुख नहीं मिलेगा। हमने अपने कर्तव्यों के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए, अपने कर्तव्यों को पूरा करना चाहिए, उससे हमारे में एक संतोष आएगा जरूर, उसी से सुख शांति हमें प्राप्त होगी। ये मेरा विषय है जी। जो मैं हम यहाँ दूसरा प्रश्न है कि हम शिविर में क्या अपेक्षा लेकर आए, कि मैं तो जो है मुझे मेरा बेटा लेके आया है। अब अपेक्षा बेटे को है और मैं जो है ये जानने के लिए आऊँ कि भाई सुख शांति के लिए दुख संकट समस्या आने पर भाई के लिए हम शांत रहे, शांति रहे, तो यहाँ क्या बताया जाता है वो मैं जानने के लिए आया। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। चर्चा से क्या निष्कर्ष निकला? सब लोग कुछ ढूंढ रहे हैं, कुछ ना कुछ ढूंढ रहे थे। और ढूंढ रहे में वैरायटी क्या क्या है? सुख शांति समृद्धि। सुख शांति। और जैसा हमारे पीछे बहन ने कहा, भाई सुख शांति का क्या मतलब है? आपकी बेटी घर से बाहर जा रही है और बाहर सेफ नहीं है, तो क्या आप शांत रह पाओ? कल आपके बेटे की शादी होगी तो कोई लड़की बाहर से आए? अभी तो ये भी हो गया कि होगी कि नहीं होगी। ज्यादा बड़ी समस्या भी ये हो गई। मैं आश्चर्य, कितने लोग हैं शिविर में जो 35 के नीचे हैं, 35 के नीचे है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30, लगभग 30 लोग 35 से नीचे। कितना रेशो हो गया? 15% लोग, 20% लोग। चलिए ये तो सुखद बात है। इनमें से कितने लोग हैं जो अभी अनमैरिड हैं? यहाँ तो सारे अनमैरिड ही आते हैं। कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि पिछले 10 सालों में शादी को लेके जो युवाओं में कंफ्यूजन बढ़ा है वो बिल्कुल सुनामी गति से बढ़ा है? एज ए पेरेंट भी हम इस बात को फील कर सकते हैं, एज ए यंग जनरेशन भी हम इस बात को फील कर सकते हैं। और मेरी ये सहमति है कि युवाओं के क्वेश्चन गलत नहीं है, मेरी इस बात की सहमति है। क्योंकि जिन आधारों पे हम लोगों की उम्र के जो लोग हैं उन्होंने शादियां की थी, हमने बिना समझे शादियां की थी। एक उम्र होती है, बायोलॉजिकली सभी शादी करते हैं, फिर शादी होती है तो बच्चे होते हैं, बच्चे होते हैं तो उनकी शादियां करते हैं, और ये फिर है ना ऑटो मोड में चल गए। तो हम लोगों ने शादियां की थी, तो हमको शादी पे क्वेश्चन भी खड़ा करना नहीं आता था, हमको शादी का कोई पर्पस भी पता नहीं था। आस्था विधि से एक मान्यता के साथ हम सब ने शादियां की और हम यहाँ तक चले आए। पति पत्नी संबंध भी निभ गया, उसके पीछे भी आस्था ज़्यादा थी। महिलाएं झेलने के लिए तैयार थीं, क्योंकि वो उस ट्रेनिंग के साथ में आती थी कि पति का घर भी वहीं से अर्थी उठती है ना, और डिवोर्स को बहुत खराब माना जाता था। फाइनेंशियली महिलाएं अपने पैरों पे खड़ी नहीं थी, उसकी मजबूरी भी थी झेलना। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़े हैं, ये तमाम चीज़ें इलॉजिकल या ये आधारहीन हो गई। कैसे आधारहीन हो गई? मैं जैसे पिछले ही सालों में लगातार कोई कॉलेजेस या किसी जगह में जाता रहा, तो मैं इस बात को महसूस करता रहा। तो फिर हमने एक कमल मंगल जी पीछे बैठे हैं, भाभी जी भी हैं, तो हमने अहमदाबाद में हैप्पी मैरिज एंड गुड पेरेंटिंग के नाम से हमने 2-3 वर्कशॉप करके देखे कि इस सारी प्रॉब्लम को, हमको उम्मीद नहीं थी, रिस्पॉन्स उससे बहुत ज़्यादा था। एक शिविर में 300, 400 लगभग लोग पहुँचे। और पहला शिविर हमने 3 दिन का करके देखा, 3 दिन का किया तो ऐसा लगा टाइम कम है, तो फिर हमने 5 दिन का करके देखा। लेकिन ये सारी का कहने का आशय इतना ही है कि जो आधार था वो खिसक गया। तो मैं एक छोटी सी चर्चा आपसे कर देता हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे लोग नए शिविर किए हुए हैं। अहमदाबाद के शिविर में एक बेटी आई,
उसके पेरेंट्स ने शिविर किया हुआ था। और क्या नरेश भाई भी हैं क्या शिविर? अरे वाह, क्या बात। तो उसके पेरेंट्स ने शिविर किया हुआ था। और एक बेटी का बाप होना और एक बेटे के बाप होने में अंतर है कि नहीं? थोड़ा सा तो है। बेटा शादी ना करे एक बार को थोड़ा चल जाता है, लेकिन बेटी शादी ना करे तो माँ बाप को लगता है कि भाई कल हमारे जाने के बाद क्या होगा, वगैरह वगैरह, ऐसी बहुत सारी बातें समाज में हैं, और जो किसी हद तक बहुत गलत भी नहीं। तो माँ बाप को एक उम्मीद थी कि शायद शिविर में जाने से कोई क्लैरिटी बनेगी, क्योंकि अल्टीमेटली अब तो बच्चे ही निर्णय लेते हैं, माँ बाप के हाथ में ज़्यादा कुछ है नहीं, है ना। बच्चे ही तय करते हैं कि हमको शादी करना है, नहीं करना है, कब देखना है, कब कितनी बात करनी है, नहीं करनी है। 2 दिन के बाद उस बेटी ने जो कहा वो बहुत समझने लायक था, है ना। और हमारे एक बाद के शिविर में मैं इस एग्जाम्पल को कभी कभी शिविरों में शेयर करता हूँ। तो अमेरिका से एक डॉक्टर थे, उन्होंने बहुत अच्छा कमेंट किया। मैं कहता हूँ ना, आप लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उन्होंने बहुत अच्छा कमेंट किया। मैंने इस बात को रखा, मैं अभी आपके सामने रखूँगा। तो उन्होंने कहा कि उस बेटी को समझाने की ज़रूरत नहीं है, उसको समझने की ज़रूरत है। अभी जैसे कोई बोलता है ना, उस पर पिल पड़ते हैं अपना सारा सामान लेके समझाने के लिए। तो मेरे को लगता है कि इसको रिवर्स कर दिया जाए, समझाने की बजाय सामने वाले को समझने की कोशिश की जाए, उसके पॉइंट ऑफ व्यू को, है ना, देखने की कोशिश की जाए, और वाकई में उसको हम ठीक से एड्रेस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, इसको समझा जाएगा। तो परिवारों में एक तो ऐसे तमाम एग्जाम्पल मिलते हैं जहां बेटे ने, बेटियों ने शादी के समय में कुछ नहीं कहा, और माँ बाप 5 साल तक लड़का लड़की देखते रहे, वो मना करते रहे। फाइनली उसने जब थका दिया माँ बाप को, क्योंकि ऐसे तो तुम सुनने वाले नहीं थे मेरी पसंद, तो लड़का लड़की देख दाख के माँ बाप थक गए। अब वो बोलते हैं तुम्हारी कोई चॉइस हो तो बता दो, तो उसने बता दी। यार पहले क्यों नहीं बताई, पूरे सुने नहीं है। तो तुमको थकाने के लिए उसने 5 साल दौड़ाया, यार तुम पहले ही सुन लेते। जी 2 मिनट है कि अभी ब्रेक कर दो? यदि पहले टाइम ओवर हो चुका है तो मैं तुरंत कर दूं, यदि 2 मिनट हैं तो पूरा कर दो, पूरा कर देता हूँ इसको। तो खैर फाइनली उस लड़की ने जो कहा मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। और मेरे को लगता है कि हम में से बहुत सारे यंग बच्चे भी, मैं अभी आपके सामने वो तमाम कैनवस लाने की कोशिश कर रहा हूँ जो अगले 7 दिन में हम पूरा करने की तरफ बढ़ेंगे। तो उसमें से एक बड़ा कैनवस है कि आखिर ये शादी वाला इशू कितना प्रॉपरली एड्रेस होता है कि नहीं होता है। तो उस बेटी ने कहा कि लगभग, उसने कहा कि 26-27 साल की मेरी उम्र है, वो IT प्रोफेशनल है, 1.5 लाख रुपए महीने कमाती है। उसने कहा कि मेरी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल नीड्स मेरे फ्रेंड सर्कल में पूरी हो जाती है। मेरे को बच्चे की ज़रूरत होगी तो मैं IVF से ले आऊँगी, है ना। और खाने की आवश्यकता है तो उसमें तो टमाटो जमाटो है ना, तो उसकी भी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और पैसा मेरे पास है ही है। और 5 दिन हम जम के काम करते हैं, 2 दिन हम चिल करते हैं, है ना। तो शादी मेरे को समझने की ज़रूरत नहीं है, मेरे माँ बाप को समझने की ज़रूरत है कि शादी मेरी ज़रूरत नहीं है, ऐसा उसने कहा। और उसने एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि शादी के नाम पे मैं अपनी फ्रीडम दूसरे परिवार में गिरवी रखूं, ये मैं नहीं करूंगी। शादी होने के बाद मेरे को वो बताएंगे कि तुमको जॉब करना है कि नहीं करना है। शादी होने के बाद वो बताएंगे सलवार पहनना है कि सूट पहनना है कि साड़ी पहनना है ना। बेटी के लिए मापदंड अलग होंगे, मेरे लिए मापदंड अलग होंगे, है ना। फिर लड़कियों को ये भी लगता है कि लड़की ही शादी हो गई, लड़के के घर क्यों जाती है, ये लड़का क्यों नहीं आ जाता मेरे घर। मैं आपकी बात समझता हूँ। तो जब तक, अच्छा, फिर ये सारी चीजें हमारी प्रतिक्रिया में जाती हैं। आज तक पुरुष ने ही समाज में महिलाओं को डोमिनेट किया है, अब हम भी समर्थ हैं, हम उसका मुर्गा बना के दिखाएंगे। और फिर वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे महिला, अभी मैं हरियाणा में शिविर कर रहा था तो बोले बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के कारण प्रॉब्लम खड़ी हो गई, क्योंकि हमने जितना बेटियों को, बेसिकली अब हमने ये कहा कि देखो पुरुष ने अब तक तुम्हारा शोषण किया है, तुम भी समान हो, इसलिए तुम भी यदि शोषण कर पाती हो तो तुम उतनी ही समर्थ हो। तो अब जो है ना, पत्नी नहीं मिल रही है, लड़कियां भी मानसिकता के रूप में समान रूप से पति हैं। तो 2 पति शादी कर रहे हैं और दोनों को पत्नी की तलाश है और पत्नी ऑब्सोलीट हो गई।
और ये गलत नहीं है। स्त्री पुरुष मानव के रूप में समान है, उसमें सोचने की सामर्थ्य समान है, उसमें अर्थोपार्जन पैसा कमाने की सामर्थ्य समान है ना, उसमें समानता के साथ, इज्जत के साथ सब कुछ जीने का अधिकार समान है। लेकिन ये समानता के साथ में तो एक ईगो खड़ा हो गया ना। अब कौन बड़ा? पति पत्नी में झगड़ा नहीं हो जाता परिवार में, तो फिर देखते हैं कि पहले कौन मनाएगा। फिर 2-3 दिन उसमें निकल जाते हैं कि पहले वो मनाए कि पहले मैं बात करूं कि वो बात करे। अब ये ईगो इतना बड़ा है कि इस ईगो को हैंडल करना मुश्किल है। अब शादी का पर्पस क्या हो? तो फाइनली उसने जो फ्रेम दिया था उसमें घुसने की गुंजाइश ही नहीं थी। तो मैंने उस लड़के से पूछा कि जैसा तुम अभी जी रही हो इसमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है? तो फिर थोड़ा सा उसने सीरियस होकर कहा नहीं नहीं, कभी ब्रेकअप हो जाता है, कभी ऐसा वैसा कुछ कुछ। जैसी जीवन शैली अभी जी रही हो अगले 50 साल ये चल जाएगी ऐसी। तो उसने कहा नहीं, कुछ सोचने की जरूरत है। मैंने कहा चलो थोड़ी गुंजाइश मिली। मैंने उसको कहा कि अच्छा पूरी नेचर को देखो, पूरी नेचर को देख के ये बताओ कि कोई एक चीज ऐसी बताओ जिसके होने का कोई पर्पस ना हो। थोड़ा सोच के उसने कहा कि ऐसा तो कुछ दिखता नहीं है, सब चीज है और सब चीज का कोई पर्पस है। मैं तुम इतनी बड़ी सोचने समझने लायक कोई चीज हो, तुम इतने बढ़िया प्रोफेशनल हो, तुम्हारा कोई पर्पस होगा कि नहीं होगा? बोली होगा तो तुमको पता है। बोले मैंने सोचा नहीं। जरूरत है? बोले हाँ जरूरत तो है समझने की। तो यहाँ पे आके हमारा कनेक्ट बना कि तुम्हारा कोई पर्पस है, हम सब का कोई पर्पस है। उस पर्पस का हमको पता हुए बिना हमारी जिंदगी कैसी होगी? यदि उस पर्पस में शादी शामिल होती होगी तो कर लेंगे, यदि उस पर्पस में शादी शामिल ना होती हो तो नहीं करेंगे। कैसा रहेगा? बोले हाँ अब ठीक, अब थोड़ी कंफर्टेबल जगह बनी। तो शादी महत्वपूर्ण नहीं है, पर्पस महत्वपूर्ण है। क्यों जिंदा हूं ये महत्वपूर्ण है, क्यों जी रहा हूं ये महत्वपूर्ण है। यदि उस क्लैरिटी में शादी शामिल होती होगी तो कर लेंगे, नहीं होती होगी तो नहीं करेंगे। जय हो, मंगल हो, कल्याण।